गुड आफ्टरनून। एक बच्चा ही पढ़ने आता है। गुड आफ्टरनून। पढ़ा था कल जो टॉपिक कराया है? तो रिविजन कर लेंगे बस फटाफट से। क्या होता है बिजनेस साइकिल? ये एक रिदमिक फ्लक्चुएशन को दिखाता है किसके अकॉर्डिंग? रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब इसमें हम कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं? ओनली मैक्रो फैक्टर्स को पढ़ते हैं ना। जीडीपी, इन्फ्लेशन, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, तो ये सब हम मैक्रो की बात करते हैं, है ना। देन फेजेस किए थे हमने इसके, यस और नो? फेजेस क्या क्या थे? ये कौन सा फेज होता है? करिए गूगल, किया था? THRO है या TRO है? हाँ, H लगाएंगे तो थ्रू हो जाएगा वो, तो ये थ्रो है। ये क्या होता है? फेस एक्सपेंशन, ठीक है। और इस लेवल को क्या बोलते हैं हम? पीक। तो ये हमने पढ़ा था इन डिटेल, एक्सपेंशन क्या है और पीक क्या है। पीक के बाद जो लोअर लेवल आएगा इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम रिसेशन भी बोलते हैं। एक्सपेंशन को और क्या बोल सकते हैं? अपस्विंग, क्लियर होता है तो बता चुके, चेक कर लिया था मैंने। ड्रॉप है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ शुरू हो जाता है रिकवरी। तो बहुत बार क्या होता है, हम एक्सपेंशन को भी रिकवरी बोल सकते हैं। रिकवरी होगी पहले, देन एक्सपेंशन होगा, पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन और फिर डिप्रेशन, ठीक है। एक्सपेंशन हमने पढ़ा था। एक्सपेंशन क्या है गौरव? क्या होता है एक्सपेंशन में? हमें दो चीजें याद रखनी है इसमें। क्या याद रखना है? डिमांड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सप्लाई और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे। सब कुछ क्या होगा? अच्छा होगा, है ना। डिमांड बढ़ेगी, सब कुछ पॉजिटिव होगा। डिमांड विल राइज, इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, और क्या इंक्रीज होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। देखो इसमें हमने क्या किया था एक्सपेंशन में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की कंटेक्स्ट में पढ़ा था ना। जो चीजें में हमने की थी, एज अ कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएगा, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं उससे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाया जाएगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो प्रोडक्शन को हम बोल सकते हैं नेशनल आउटपुट। तो नेशनल आउटपुट हमारा बढ़ेगा, उसे प्रोडक्शन करना है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? कल वाला रिवाइज हो रहा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंज्यूमर करता है ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर वो प्रोसेस क्लियर नहीं है तो आप ऐसे डिफरेंशिएट करके भी याद कर सकते हो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इसकी सेल्स बढ़ेगी, कुछ खरीदेंगे तो सेल्स बढ़ेगी ना। तो सेल्स किसकी होगी? प्रोड्यूसर की। तो सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बैंक क्रेडिट चाहिए, तो बैंक क्रेडिट बढ़ेगा। बैंक क्रेडिट मतलब लोन्स बढ़ेंगे, ठीक है। बैंक क्रेडिट बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कंज्यूमर्स हो या प्रोड्यूसर हो, स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। मतलब इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट, हाँ। और प्रोडक्शन ज्यादा है, काम ज्यादा होगा तो कंज्यूमर्स को एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगा। तो इन शॉर्ट सब कुछ क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीज होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। डिक्रीज किसी में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज होगा। समझ आया एक्सपेंशन? देन हम गए थे पीक पर। पीक कहाँ से शुरू होता है? जहाँ एक्सपेंशन या ग्रोथ जो है खत्म हो जाती है,
मतलब कम हो जाती है और ये टॉप मोस्ट पहुंच जाते हैं। पीक को हम और क्या नाम से बोल सकते हैं? बूम और प्रॉस्पेरिटी। तो क्या नाम है, पीक में क्या होता है, जैसे हमने एक्सपेंशन में पढ़ा कि डिमांड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सप्लाई। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनपुट उसको चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, हमारे स्कैर्स हैं, तो इनपुट कैसे होंगे? लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो पीक पर आते आते क्या हो जाएगा? जब एक्सपेंशन में जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, समझ रहे हो? बैलून है, आप उसको फुला रहे हो, एक्सेस हो जाएगा। सिर्फ वहां तक ही फुलाओगे ना जब तक वो एक्सपैंड कर सकता है, ज्यादा उसको और फुलाओगे तो वो फट जाएगा। तो इसमें भी यही केस होता है कि प्रोडक्शन आप तब तक ही करोगे जब तक रिसोर्सेज को आप फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हो। आगे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड है, तो उस केस में प्रोडक्शन कहाँ करोगे? तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। अब किसी चीज का अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, तो इनपुट्स हमारे कैसे हो जाते हैं पीक में? डिमांड को कंपीट नहीं कर पाते ना, इनपुट्स शॉर्ट पड़ जाते हैं, डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, इनपुट शॉर्टेज हो जाती है। जब इनपुट शॉर्टेज हो जाती है तो क्या करते हैं? इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब इनपुट बढ़ेगा, किसी को बनाने में खर्चा ज्यादा लगेगा तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। अगर समझ में नहीं आया है तो धीरे से अच्छे से कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी होती है? प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो कंज्यूमर रिवाइव करेगा, रिव्यू करेगा कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनमें मैं कटौती कर सकता हूँ, जिनके खर्चे मैं कम कर सकता हूँ। तो वो ड्यूरेबल गुड्स के खर्चों को कम करने की कोशिश करेगा। तो हम एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीगेट की बात करें। जब एग्रीगेट में कम होगा तो क्या होगा? आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कैसी हो जाएगी? स्टैग्नेट हो जाएगी, डिमांड स्टैग्नेट रुक जाएगी। जब डिमांड रुकेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन का एंड होगा और पीक हमारा हो जाएगा। हमने यहाँ तक कल पढ़ा था, समझ आया ये सारा? कोई डाउट? गर्मी है मुझे लग रही है। चलिए, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और पीक आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? एमसीक्यू में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि टर्निंग पॉइंट किसे कहते हैं? एज पर बिजनेस साइकिल टर्निंग पॉइंट्स हम किसे कहते हैं? तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इस साइकिल में टर्निंग पॉइंट? पीक एंड डिप्रेशन, ड्रॉप। अगर आपसे टर्निंग पॉइंट पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा, पीक एंड ड्रॉप। ऐसा होगा नहीं, ये दोनों जरूर होंगे, नाम अलग हो सकते हैं, बूम और डिप्रेशन, पीक और ड्रॉप। हाँ, एक भी हो सकता है, जरूरी दोनों है। अगर पूछ लिया कि डिप्रेशन क्या टर्निंग पॉइंट में आता है, इनमें से कौन सा टर्निंग पॉइंट है, इनमें से कौन सा टर्निंग पॉइंट नहीं है, ऑप्शन दे दिया, बूम, पीक, ड्रॉप और प्रॉस्पेरिटी ना, चार एक जैसे हो गए। और दे दिया आपका अपस्विंग, तो ऑप्शन होगा अपस्विंग होगा ना, जो आपका टर्निंग पॉइंट नहीं है तो अपस्विंग हो जाएगा, ठीक है? हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। देखो सेकेंड फेज में क्या हुआ था, पीक पर पहुंच गए थे हम, ठीक है? एक लेवल मैक्सिमम जहां पहुंच गए, इसके बाद आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ बढ़ेगा नहीं। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, डाउन होने लग गया, डिक्रीजिंग लेवल स्टार्ट हो गया है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए कॉन्ट्रैक्शन को हम रिसेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है रिसेशन को। कैसे? रिसेशन को हम बोलेंगे स्टार्ट ऑफ रिसेशन, जहां पे रिसेशन होना शुरू हुआ है, ठीक है? दूसरा होगा स्टेज सिवियर रिसेशन, जहां पर रिसेशन कैसा होगा, सिवियर हो गया है। और तीसरा वर्स्ट सिचुएशन ऑफ रिसेशन। इतनी स्वेटिंग तो मुझे कभी नहीं होती, इतनी
गर्मी हो रही है। स्टार्ट ऑफ रिसेशन, बोलो सेकंड कौन सा है? सीवियर हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा और यहाँ पर वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो ये तीनों सिचुएशन क्या हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्टार्ट ऑफ रिसेशन, स्टार्ट ऑफ रिसेशन में देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या था, एक्सपेंशन हुआ है ना, समझना इसको ध्यान से, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। एक्सपेंशन में क्या हुआ, सब कुछ एक्सपैंड हुआ, इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब यहाँ एक्सपैंड होकर एक लेवल पर पहुंच गया, टॉप मोस्ट पर, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अप मोस्ट या टॉप मोस्ट भी बोला जाता है पीक को। अगर क्वेश्चन में टॉप मोस्ट आया तो कंफ्यूज नहीं होना, और इसको लोअर मोस्ट या बॉटम मोस्ट भी बोलते हैं। टॉप मोस्ट पर पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, जब ये इस लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ाया, जितने रिसोर्सेज थे उतना हमने प्रोडक्शन किया। कॉन्ट्रैक्शन में आते आते, रिसेशन स्टेज में आते आते क्या सिचुएशन हो जाती है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई क्या हो जाती है, डिमांड से बढ़ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन में क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या डिक्रीज होता है, जो भी एक्सपेंशन में इंक्रीज हुआ था, ठीक है, वो सब क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देख रहे हो ना, डिक्लाइनिंग स्टेज है ये, तो इसमें हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या क्या डिक्रीज होता है बताओ? सब कुछ, इसमें क्या हो जाएगा, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा हमारा। सेल्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, क्यों, ऑलरेडी सप्लाई ज्यादा है। समझ रहे हैं सिचुएशन को? एक बार जब हम लोग पीक पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, फिर धीरे धीरे चीजें डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम तो पहुंच गए हैं, इसके आगे प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब प्रोडक्शन को आप रोक दोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट डाउन आएगा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी सेल्स भी कम होनी शुरू हो जाएगी, बैंक क्रेडिट आप नहीं ले रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी, तो सब कुछ डाउन आना शुरू हो जाएगा ना। समझ रहे हो, सब कुछ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई हमारी ऑलरेडी ग्रेटर देन डिमांड है। समझ आया? तो क्या होगा यहाँ पर, लेकिन एक सिचुएशन इसमें क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन में जो आपको याद रखनी है, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो सबसे पहले हम कहेंगे सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है। क्यों है ये पता चल गया, क्योंकि प्रोडक्शन हमने बहुत किया प्रोडक्शन किया, मैक्सिमम पहुंच गए, पीक पर पहुंच गए, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बंद कर देगा। लेकिन प्रोड्यूसर क्या सोचता है, प्रोड्यूसर तो हमेशा यही सोचेगा ना, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहेगी, अभी नहीं तो कल बढ़ेगी, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करेगा, बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा है, खत्म स्टेज में हो जाएगी आगे, ड्रॉप और डिप्रेशन में, ठीक है। क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है प्रोडक्शन में, इसलिए हमने कहा डिक्रीज इन प्रोडक्शन, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, स्टिल ही इन्वेस्ट सम पार्ट, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट तो करेगा, प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या होगी, डिमांड हो नहीं रही है। एक पॉइंट लिखो कुछ बोल रहे हो लिखो, इसमें पढ़ के जाना जब भी ये वाला पढ़ो। Once peak is reached, है, दिखाओ बुक दिखाओ, एक बुक दिखाओ कोई भी, हाँ, इस पे हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर है तो दे दो, मैं कर देती हूँ, या जिसने कर रखा है वो दे दो मुझे, वो पेन से कर दूँ। Once peak is reached, increase in demand is halted and started decreasing in certain sectors. कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हॉल्टर मतलब कम होना शुरू हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है, तो आपकी डिमांड नहीं होती है। तो ऐसे क्या होता है, फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो जाएगी, ठीक है।
हॉल्टेड का गूगल कर लेना, पर्टिकुलर वर्ड तो गूगल से पता चलेगा, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे भी नहीं पता, सॉरी। हॉल्टेड मतलब ये होता है ना, इसको हम ये बोल सकते हैं जैसे दम तोड़ देना, रुक जाना, थम जाना, वो चीज़ें होती है। हॉल्ट होगा, इट्स हॉल्टेड है। हाँ, थम जाना, रुक जाना है ना, तो वो हो जाता है। स्टॉप लिख लो, वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर एंटिसिपेट्स, देखो इसमें लिखा है प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल ऑफ डिमांड। वो क्या करता है? फोरकास्ट करता है, सोचता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी ही होगी, अभी नहीं तो कभी होगी। तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन जो है उसके मेंटेन रखेगा, स्टॉप नहीं करेगा। अब बता रहे हो, उससे आगे आ गए हम तो बहुत नहीं, मैं बता रही हूँ वो एक वर्ड कर लिया इसने, मुस्कान ने गूगल कर लिया, गूगल कर लिया था। कहाँ थे हम? हाँ, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? एंटिसिपेट करता है। देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड। इसको हाईलाइट करो, कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड। एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड, एंटिसिपेटिंग का मतलब है कि वो प्रिडिक्ट करता है, सोचता है कि जो डिमांड है हमारी वो आगे फ्यूचर में होगी, इसलिए वो क्या करेगा? लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को रखेगा और एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को बंद नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जो आपकी डिमांड और सप्लाई है ना, वो मिसमैच हो जाएगी। प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बट आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो मिसमैच हो जाएगा ना प्रोडक्शन और सप्लाई में। सप्लाई ज़्यादा है और हमारी डिमांड कम है, तो फिर यहाँ जाकर प्रोड्यूसर की आंखें खुल जाती है, प्रोड्यूसर की आंखें खुल जाती है। वो कहता है अरे भैया डिमांड तो है ही नहीं और मैं इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा कितना नुकसान हो रहा है। वो आज देखा, उसने कल देखा, परसों देखा, तरसों देखा, आने वाले दिनों में देखा, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रही। क्यों? रिसेशन है, डिमांड तो बढ़ ही नहीं रही, लोगों के पास इनकम नहीं है, पैसा नहीं है। फिर वो क्या करता है? क्या करेगा बताओ? प्रोडक्शन बंद कर देगा। क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट को बंद कर देगा, कहेगा इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, फिर मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं प्रोडक्शन क्यों करूं। प्रोडक्शन बंद कर देगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कहीं भी। तो उस केस में जाकर फिर क्या होगा? जब उसने प्रोडक्शन बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, बताओ एक्सपेंशन और पीक हो गया, ये तुम बताओगे कॉन्ट्रैक्शन। इजी है, सोचो तो प्रैक्टिकली सब कुछ कम हो जाएगा ना, स्लो डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं रहा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसकी कम हो जाएंगी। उसने बंद कर दिया तो बैंक से क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, जब वो इन्वेस्टमेंट ही उसने बंद कर दिया तो लोन किस लिए उठाएगा, है ना। तो सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस लेवल को हम बोलेंगे स्टार्ट ऑफ रिसेशन, जहाँ सब कुछ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। स्टार्ट ऑफ रिसेशन, धीरे धीरे जब गिरना शुरू होती है चीजें तो हम कहेंगे रिसेशन शुरू हो गया है। और ये सीवियर सिचुएशन कब होगी? सीवियर सिचुएशन कब होगी? नहीं, अभी तो हम ट्रफ पे नहीं पहुंचे। अब मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्शन स्टेज का बी पार्ट, सीवियर रिसेशन। ये सीवियर रिसेशन कब होगी? एक साइकिल लिखो, इससे पढ़ेंगे। देखो साइकिल से करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बना दो। इस सिंबल का मतलब है डिक्रीज होना, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। इस चार्ट या साइकिल के थ्रू पढ़ोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा एक्सपेंशन में क्या होना चाहिए, इसे ले लेना। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगी। जैसे हमने एक्सपेंशन में दोनों की बात की थी ना,
तो यहाँ पे भी दोनों की बात होगी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही चलेगा। यदि एसी बंद है तो चला दो जरा। लाइट नहीं आ रही। कर भी तो लाके ये INT क्या है? इंटरेस्ट वेज, इंटरेस्ट अर्नर्स और वेज अर्नर्स, जैसे उधार पैसा देते हैं तो वो इंटरेस्ट कमाते हैं, लेबर है काम कर रहे हैं उनको वेज मिलता है। तो इस तरीके के जो अर्नर्स होते हैं उनकी इनकम कम हो जाती है। अब एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्ली। एक भी नोट डाउन करो। आजकल लोगों को लिखने में आलस आता है। क्या करें? कौन बोला ये? मुस्कान बोलिए, भावना बोलिए। वो आवाज तो भावना जैसी लग रही है, पर भावना बोल रही है। यहाँ से शुरू हो गई। Input demand decreases, input prices decreases, inputs are cheaper, interest and wage earners is equal to less income, demand for goods and services falls, producer is equal to lower prices, consumer delay purchase, aggregate demand falls, fall in general price level, gap between demand and supply। कॉपी में अच्छा सा लिख लो इसको, अच्छे तरीके से, पेंसिल भी सबके पास है। तो जब एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको लिखना हो तो एज अ नोट इस बॉक्स के साथ में लिख लिया करो कि जैसे 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने बाद जब देखो तो भूल चुके होगे पक्का डेफिनेटली। तो वो जब नोट्स लिखोगे ना छोटा छोटा, उससे याद आ जाएगा कि इसमें एक्सप्लेन किया क्या था मैंने। नंदिनी दिखाई दे जाएगा? कर लिया नोट डाउन सबने? जितना अच्छा बाहर मौसम है ना, फील आ नहीं रही, फील आ नहीं रही। बोर्ड तो नहीं है ना? यहाँ तो सुन नहीं रहे हो, बाहर का तो सुनोगे, बाहर तो फिर नजारे देखोगे। मुस्कान को सबसे आगे बैठाऊंगे अपने पास। चलिए, एक्सपेंशन में हमने एक एग्जांपल किया था, याद है? पीक में हमने इस तरीके का एक चार्ट पढ़ा था, अपने डायग्राम किया था, याद है ना? अभी हमने रिवाइज भी किया कि हमारे जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो हमने एग्जांपल किसका लिया था? इसको याद है? एग्जांपल लिया था ना हमने, जब ये इस तरीके का एक डायग्राम पढ़ा था पीक फेस में मैगी का, कि मैगी के पैकेट्स आपके पास अगर 10 पैकेट्स हैं, बाहर आपके 100 या 200 कंज्यूमर्स खड़े हैं आपकी शॉप के बाहर, तो क्या करोगे? प्राइस बढ़ा दोगे कि जो 10 रुपए का पैकेट है उसको कितने में बेचोगे? 100 में, 100 में बेचोगे उसको, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। यहाँ पर क्या होगा? उल्टा होगा, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड तो है ही नहीं, तो उस केस में क्या करोगे? कम कर दोगे कि 10 रुपए का पैकेट अगर 5 रुपए में भी कोई ले जा रहा है तो दे दोगे, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो होगा रही। तो उस सिचुएशन में क्या होगी? देखो, इनपुट डिमांड हमारी कम हो जाती है, ठीक है? जब हमारी इनपुट डिमांड कम होगी तो हमारे इनपुट के प्राइसेस कम हो जाएंगे। इनपुट डिमांड से समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल लेबर की डिमांड नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बंद कर दिया हमने, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो लेबर की डिमांड ही नहीं है, तो लेबर सस्ते दाम में भी हमें लेबर मिलेंगे, है ना? तो इनपुट जो लेबर की प्राइस है वो कम हो जाती है,
जिनको अगर हम 1000 रुपये मजदूरी देते थे तो उनकी प्राइस कम हो गई, अब हम उन्हें क्या दे रहे हैं, 500 रुपये मजदूरी दे रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट्स आर चीपर, इसका मतलब वो सस्ते हो गए। ठीक है, कोई पर्सन है, कोई लेबर है, से नेम एज रामू काका। रामू काका थे हमारे लेबर, वो 500 रुपये में काम करने जाते थे, लेकिन अब भैया वेज रेट तो हो गए हैं कम, 200 रुपये दूंगा, काम करना है तो करो, क्योंकि चीप हो गए। अब ये नहीं कहते हमें मजदूर यार बहुत ज्यादा मजदूर मिलने लगे, क्योंकि वो उनके क्या है, प्राइसेस कम हो गए हैं, चीप हो गए हैं। तो इंटरेस्ट वेज अर्नर्स जो है उनकी इनकम कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये समझ में आया? इंटरेस्ट एंड लिख लो या कॉमा कर लो। इंटरेस्ट एंड वेज अर्नर्स, जो मजदूरी मिलती थी, जिन्हें पैसा जब वो उधारी देते थे, लोन देते थे, तो इस तरीके के लोग पहले होते थे ना जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, तो उनकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन में आते आते, तो उनकी इनकम कम हो गई। ठीक है, इनकम कम हो जाती है। तो जैसे अगर रामू काका है, उनको क्या है, 100 रुपये की जगह या 500 रुपये की जगह 200 रुपये मजदूरी मिल रही है, वो घर जाके अपनी किसको देंगे, अपनी मैडम साहिबा को देते हैं 200 रुपये। तो उनकी मैडम जी क्या कहती हैं, कहाँ उड़ा के आए हो, 500 रुपये लाते थे पहले तो, अब सिर्फ 200 रुपये। अरे यार मंदी आ गई है, क्या करें, है ना। वो 200 रुपये उसके हाथ में थमा देगा। तो उनकी मैडम साहिबा कहाँ जाएंगी, ग्रोसरी परचेज करने या कुछ भी परचेज करने। तो जब डिस्पोजेबल इनकम ही कम हो गई तो डिमांड भी तो उनकी कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कैसी हो गई है, कम हो गई है, डिमांड कम हो जाएगी। तो इस बीच हमारा प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, प्रोड्यूसर की बड़ी बड़ी आंखें खुलेंगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड है ही नहीं, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, प्राइस कम कर देता हूं, प्राइस कम कर देता है। तो जो हमारे रामू काका जी की मिसेज जो हैं, उनके जैसे बहुत से रामू काका होंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे रामू काका, मिसेज रामू काका होंगे। तो वो सोचेंगे भैया प्राइसेस कम आ रहे हैं और रुकते हैं, फिर खरीदेंगे, क्या पता और प्राइस कम हो जाए। वो क्या करेंगे, कंज्यूमर डिले परचेज, वो अपने परचेज को डिले करेंगे कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्राइस कम कर रहा है, मंदी है, थोड़ा रुकते हैं, जब और कम होगा तो हम खरीदेंगे। फिर क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, अपना कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं, परचेज नहीं करते हैं। तो एक रामू काका थोड़ी है, जितने भी दुनिया में रामू काका हैं उन सब ने अगर रोक दी अपनी डिमांड कम कर दी, तो एग्रीगेट डिमांड तो गिर जाएगी ना, कम हो गई एग्रीगेट डिमांड। फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, जब डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस इतना गिर रहे हैं, तो इन जनरल जो प्राइस लेवल है वो भी तो कम होगी ना, प्राइस लेवल कम होगी, तो डिमांड और सप्लाई में गैप बन जाएगा और इट गेट्स वाइडर एंड वाइडर एंड वाइडर, बढ़ता जाएगा ये गैप। जब ये गैप बढ़ता जाएगा तो ये सिचुएशन और खराब होती जाएगी। ये था हमारा कौन सा, सिवियर रिसेशन। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं वर्स्ट सिचुएशन ऑफ रिसेशन, उसमें क्या होगा, गैप बन गया, गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, चीजें और कम होनी शुरू हो जाएंगी। और कम क्या होंगी बताइए, यहाँ पर कम किया था ना इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर ने, यहाँ बंद कर देगा, नहीं बंद तो ट्रॉफ में करेगा, डिप्रेशन में, और कम करेगा प्रोड्यूसर। यहाँ पे तो सोच रहा था कि कभी तो बढ़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेट जाके आंख खोले। अब जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर कहेगा ना अरे बाबा ना, अब मैं इन्वेस्ट नहीं करता। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि मुनाफा तो कुछ हो नहीं रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, क्यों, लोगों की इनकम नहीं बची, तो वो क्या कर देता है, होल्ड कर देता है और कम कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट को। प्रोडक्शन को क्या करेगा, होल्ड कर देता है, प्रोडक्शन भी कम कर देगा, ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगी। क्यों, कम पर 200 रुपये पर रामू काका जी बोले कि मैं नहीं काम करता, इतनी कम वेजेस दोगे तो मैं काम नहीं करता। होते ना बहुत लोग, इतने चाहिए, दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करता काम।
तो वो काम नहीं करेगा। क्या पता उनकी मैडम ने सुना दिया होगा ये इतने कम लेके आता है, क्या खर्चा पानी निकलेगा। और यहाँ जो हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब है वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन बंद कर दिया। वो कहते हैं भैया जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो तुम्हें बैठे बैठाए वेजेस किस नाम का दूं, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लेबर किस काम की, तो वो हायर ही नहीं करते लेबर को, तो एम्प्लॉयमेंट गिरती चली जाती है ना, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और क्या डिक्रीज होगा बताओ, इन्वेस्टमेंट गया, एम्प्लॉयमेंट गई और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बिल्कुल डाउन गया, एग्रीगेट डिमांड नीचे गई और क्या डिक्रीज होगा। ऐसे बताना चाहिए फटाफट, इतने बार बार पढ़ रहे हैं। सब कुछ कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अब मैं कहूँ पर्टिकुलरली अगर फर्म्स की बात करें तो फर्म्स कैसी हो जाएगी, कैसा अप्रोच हो जाएगा, कैसे सेंटिमेंट्स हो जाएंगे इनके, नेगेटिव सेंटिमेंट्स। सबका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। खतरा लगेगा कि भैया पैसे लगाऊं या ना लगाऊं, मेरे तो पैसे डूबेंगे, इतनी मंदी आ रही है, पैसा लगाएं या ना लगाएं। जितने भी स्टॉक प्राइसेस हैं उन सबके डाउन चले जाएंगे, स्टॉक प्राइसेस कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट खत्म, सब कुछ कम हो जाएगा। इसे हम कहेंगे वर्स्ट सिचुएशन ऑफ रिसेशन। जब इतनी पावरफुल, इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई रिसेशन की, तो अब आया ट्रफ, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन और डाउन स्विंग। हाँ सॉरी, रिसेशन था, इसे बोलते हैं बॉटम मोस्ट या लोअर मोस्ट, ट्रफ, डिप्रेशन या लोअर मोस्ट या बॉटम मोस्ट। कोई डाउट है मुस्कान? देखो ट्रफ की सिचुएशन कब आती है, ट्रफ की सिचुएशन कब आती है, जब मार्केट में या इकोनॉमी में सीवियर रिसेशन हो गया है, प्लस आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई है, या स्लो डाउन हो रहा है, सुस्त है, सब कुछ थम सा गया है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि ट्रफ की सिचुएशन आ गई है ना। जब हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, सीवियर रिसेशन है, लिख लो ये, सीवियर रिसेशन है प्लस स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, then we can say that is equal to trough phase of business cycle. sluggish economic activity मतलब स्लो डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है वो सब स्लो डाउन हो गई हैं, रुक गई हैं, सुस्त हो गई हैं, थम गई हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक रेट होगा, ग्रोथ रेट होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा, सब कुछ आपका गिर चुका होगा। ट्रफ सिचुएशन में एक ऐसी सिचुएशन होगी इस फेस में जहां पर कंपनीज जो है कैसी हो जाएंगी, फोर्स हो जाएंगी शटडाउन के लिए, लिक्विडेशन के लिए। जो कंपनीज बंद होती है वो इस सिचुएशन में हो जाती है, डिप्रेशन लेवल आ गया, ट्रफ है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका होगा, जितने भी इंटरेस्ट अर्नर्स हैं, वेज अर्नर्स हैं, उनकी सिचुएशन वर्स हो चुकी होती है। बैंक, अब बैंक की बात करें तो बैंक तो क्रेडिट देगा ना, देगा या नहीं देगा, बैंक क्रेडिट देगा, लेकिन कोई क्रेडिट लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्रेडिट कौन लेगा, प्रोड्यूसर। जब सब कुछ ही खत्म हो गया, लोगों की इनकम नहीं है, डिमांड खत्म हो चुकी है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो लोन किस लिए लेना, है ना। एक क्वेश्चन आया है 2019 में आया था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब बैंक लोन नहीं देता। मैंने क्या कहा, बैंक क्रेडिट तो देगा लेकिन प्रोड्यूसर क्रेडिट नहीं लेना चाहता। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब बैंक लोन नहीं देगा, बैंक क्रेडिट नहीं देगा। बैंक रिसेशन, बैंक क्राइसिस, बैंक में क्राइसिस रहेगा तभी तो नहीं देगा ना, जिसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस बोल सकते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन था, तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई एक होना चाहिए कि बैंक लोन कब नहीं देगा, जब बैंक क्राइसिस आ गया या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तभी बैंक लोन
नहीं देगा, अदरवाइज बैंक तो लोन देने के लिए रेडी होगा ही। तो यहाँ पर क्या होगा, टफ सिचुएशन में सब कुछ अगेन डाउन ही होगा, प्रोडक्शन खत्म, प्राइसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो डिमांड कहाँ से करेंगे, ना इनकम है ना डिमांड हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट अर्नर्स है, वेज अर्नर्स है, सब क्या है आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सिचुएशन खत्म वाली बात है। यहाँ पर क्या होता है, शटडाउन हो जाता है कंपनीज का, ट्रफ वाली सिचुएशन है, डिप्रेशन। फिर उभर कर आता है हमारा रिकवरी। रिकवरी में क्या होगा, धीरे धीरे रिवाइव करते हैं हम, धीरे धीरे रिकवर करते हैं। अब जो हमारे इनपुट्स है या जो हमारे लेबर है वो सोचते हैं भैया बहुत जी ली ऐसी जिंदगी, अब जो मिल रहा है कम से कम उसी में गुजारा करें, तो वो आते हैं लाइन पर, है ना, प्रोड्यूसर से कहते हैं भाई साहब जो दे रहे हो वो दे दो, घर का चूल्हा तो जले, चलो ठीक है आते हैं काम पर। प्रोड्यूसर का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, अब जब लोग आएंगे तो थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो ये सारा साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। जब ये थोड़ा जब ग्रो कर रहा था, फिर एक रैपिड ग्रोथ होगा, तो वो कौन सा फेस आ जाएगा, एक्सपेंशन, फिर वो एक टॉप मोस्ट पर जाएगा, पीक, देन कॉन्ट्रैक्शन, फिर ड्रॉप, फिर रिकवरी, फिर एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपने यहाँ पर फैक्टर्स क्या लिखे हैं? कौन से फैक्टर्स, प्राइसेस और ये वही है सब, प्रोडक्शन है, प्राइस है, सेल्स है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन है और ये प्रॉफिट फैक्टर्स में फर्क क्या है? फर्क इसमें ये है, इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, उसमें डिक्लाइनिंग स्टेज रहती है, ट्रफ में खत्म हो जाता है और रिसेशन में डिक्लाइनिंग स्टेज है। आपने पीक पे पढ़ा था ना, डिक्रीजिंग रेट में ग्रोथ हो रहा है ना, डिक्रीजिंग रेट बोला मैंने, डिक्रीजिंग रेट में ग्रोथ हो रहा है। अगर एक्सपेंशन में आपका ग्रोथ हुआ 10%, फिर हो गया 20%, फिर हो गया 30%, अगर मैं कहूँ 22%, फिर यहाँ हो गया 35%, ये एक्सपेंशन था, रैपिड ग्रोथ हो रहा है। पीक पर जाते जाते क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, लेकिन 37, 38 ग्रोथ तो हो रहा है ना, बट इसके कंपैरिजन में कम हो रहा है ना, तो ऐसे पीक पर गए, फिर जब गिरना शुरू हुआ किस पर, कॉन्ट्रैक्शन में, तो गिरा ही, डाउन आया, काफी अच्छा डाउन आया 28, फिर ये हो गया 20, और ट्रॉप में क्या होता है, धीरे धीरे जाते जाते फुल स्टॉप हो जाता है। जब शटडाउन की सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर तो कुछ होगा नहीं ना, ट्रॉप में खत्म हो जाता है। रिकवरी में धीरे धीरे चीजें शुरू होती हैं। समझ आया ये फेस, ये आपका बिजनेस साइकिल, यस और नो, सभी को, आवाज तो किसी एक लोग की आ रही है, आया सभी को समझ? तो चलिए बताइए क्या पढ़ा, क्या समझ आया? ये क्या है, ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब पैटर्न। हाँ, तो इस ट्रेंड में क्या होता है, ये ट्रेंड है, इसमें मान लिया जाता है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट है। बट अगर ये कैसी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एक्चुअल में हो नहीं सकता है, हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई चेंजेस ना आए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये माना है कि यहाँ पर किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया है। देन दिस कम्स आवर बिजनेस साइकिल। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। एक्सपेंशन को और क्या कह सकते हैं हम, रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं, और आप लोग बताओ, अपस्विंग, इसको अपस्विंग बोलेंगे तो इसको डाउनस्विंग। ये एक्सपेंशन तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसे हम इसको रिकवरी बोल रहे हैं, यहाँ वाले को, यहाँ से शुरू होती है ना रिकवरी, तो जब यहाँ आते आते क्या हो जाता है, रिसेशन। अब ये टॉप मोस्ट, ये लोअर मोस्ट या बॉटम मोस्ट, ये पीक, बूम, और ये ट्रफ, डिप्रेशन। अच्छा, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया था, एक नाम हो रहा था इसका नहीं था, पीक को प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं।
हाँ बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। इसका एक नाम है, आपकी बुक में नहीं दिया, एक क्वेश्चन में था, बैक क्वेश्चन उसमें था, क्या था, हाँ बस्ट, BUST क्वेश्चन में आया था ये, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन को, रिसेशन को BUST बस्ट भी बोलते हैं। ये आपके एक क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया था। तो मैंने वहां से इसको नोट डाउन किया कि मैं आपको बताऊंगी इसीलिए। बॉटम मोस्ट बोलते हैं इसे, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डाउनस्प्रिंग, पीक, बूम, ट्रॉफ, डिप्रेशन और लोअर मोस्ट। अच्छा, बहुत बार सिचुएशन ये आती है कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। हालांकि बुक में ऐसा कुछ डिफरेंस एक्चुअली क्लियर नहीं है, लेमैन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कम होना, डाउन आना, स्लो डाउन हो जाना चीजें। तो और कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे रिसेशन। क्या मतलब है प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन? प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे समय से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो रिसेशन होगा और उसके बाद डिप्रेशन आएगा, ठीक है। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद रिसेशन स्टेज आएगी और फिर उसके बाद ट्रॉफ या डिप्रेशन आएगा। एक क्वेश्चन में था ये, जो कि पिछले से पिछले साल आया था। बिजनेस साइकिल आपका खत्म है, मतलब चैप्टर अभी खत्म नहीं है आपका, फेसेस खत्म है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो इस चैप्टर का, बिजनेस इंडिकेटर्स। इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं 2019 में और एक हर साल आया है, तो आएगा इस साल भी, ठीक है। बिजनेस इंडिकेटर्स, बिजनेस इंडिकेटर्स, फोकस प्लीज। नींद आ रही है? नहीं आ रही? यस और नो? आ रही है ना? आ रही है ना प्रीति? मैडम आगे बैठाओ चाहे पीछे बैठाओ, नींद तो मैडम आएगी। क्यों अमीशा? अमीशा सो गई हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ब्रेक चाहिए तुम्हें? हाँ, ब्रेक चाहिए। हम पढ़ते 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 बोर हो गए, इतना अच्छा मौसम है बाहर और हमें पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, पढ़ने के लिए आए हो, मौसम एंजॉय करके थोड़ी आए हो, है ना भाई? चलिए, बिजनेस इंडिकेटर्स। 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर, सॉरी 3 व्हीलर या 4 व्हीलर हो, चलाई आप लोगों ने? जिसने नहीं चलाई उसने चलती हुई देखी है? देखी तो सबने है ना, है ना? कोई ऐसा जिसने नहीं देखी? अंशी चुपचाप बैठी है। तो जब हम इंडिकेटर क्यों ऑन करते हैं? हर गाड़ी में होती है ना इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों होता है? कोई योग नहीं करता, ऐसे आप दिखाते हैं, कैंसिल करना होता है ऐसे कर देंगे। कैसे? मैं कैंसिल करना होता है ऐसे। ये क्या होता है? कि अभी नहीं मुड़ूंगा, अभी सीधा जाऊंगा। बॉयज के ट्रिक्स हो गए। हाँ, ऐसा कोई नहीं, तो सीधा क्यों यूज करते हैं इंडिकेटर? लेफ्ट या राइट, हमें जहाँ भी जाना है हम इंडिकेटर देते हैं। अगर हमें राइट जाना है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं, और लेफ्ट जाना है तो राइट इंडिकेटर देते हैं, है ना प्रतीक्षा, प्रवेशिका? नहीं, हम इंडिकेटर क्यों देते हैं? कि अगर हमें राइट टर्न लेना है तो हम राइट इंडिकेटर देते हैं। ये उनको हम दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक अ राइट टर्न, कि मैं राइट टर्न लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, सो दैट कि जो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, वो क्या हो जाए? सतर्क हो जाए कि हम राइट टर्न लेने वाले हैं। तुम टूट फूट गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है ना? और यही इस तरीके से हम लेफ्ट टर्न जब लेते हैं हम इंडिकेटर दे देते हैं। वो बात अलग है, बॉयज ज़्यादा टशन में घूमते इंडिकेटर है, अरे तू चलते चलते क्या करते हैं? किक ऑफ, अरे रुक पहले मैं जाऊंगा, है ना? मैंने देखा था रोहित जब चला रहा था। मैम यही कर सकते हैं। हाँ,
गौरव शांति से बैठा है, मैं पावर में तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। हाँ, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हम पहले बता देते हैं, पहले दर्शा देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, उसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। बिजनेस में क्या इंडिकेटर्स होते होंगे? कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें ये बता देते हैं, जिनके होने या ना होने से ये दर्शा देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मतलब हम कुछ करने वाले हैं। मीन्स कोई डेटा, कोई स्टैटिस्टिक्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ये दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। इंडिकेटर यही काम करते हैं ना। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर होते क्या है। तो इन्हें हम कोई डेटा बोल सकते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, या कोई स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं, जो हमें ये दर्शाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़े हैं, पढ़ा होगा आपने कभी, या पढ़ते हैं जो भी, तो वो क्यों पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स में ये करते हैं ना, कोई बार डायग्राम बनता है, कोई पाई चार्ट बनाते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और एक कोई फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो उस रिपोर्ट का, उस रिजल्ट का क्या फायदा है? इकोनॉमिस्ट उसको एनालाइज करते हैं ना कि इसको देखकर ये डेटा आया हमारे पास, तो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला, हम क्या कर सकते हैं इस डेटा से, यही करते हैं ना। तो दे एक्ट एज अ इंडिकेटर, बिजनेस इंडिकेटर्स। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं कि हम आगे प्रेडिक्ट कर सकें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, इसके टाइप्स क्या हैं। 3 तरीके के टाइप्स आप पढ़ेंगे। कौन कौन से? लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग जैसे कि नाम बता रहा है, लीडिंग का क्या मतलब होता है? लीडर्स तो आपने सुना है ना, टाइम हमें बहुत है। लीडर्स का नाम सुना है ना। लीडर कौन होते हैं? जो आगे आगे चलते हैं और पीछे उन्हें फॉलो करते हैं। लीडर जो कहेगा, जो करेगा, वही हम भी करेंगे। तो वही नाम दर्शा रहा है, लीडिंग। लीडिंग, लीडिंग मतलब बिफोर, बिफोर यानी कुछ होने से पहले। आपकी बुक दो मुझे एक बार बुक लैंग्वेज और बता दूं। देखो, a leading indicator is a measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend। जो इकोनॉमी में कुछ होने वाला है उससे पहले दर्शा देना, बता देना इज लीडिंग इंडिकेटर्स। जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है? जब स्टॉक मार्केट बढ़ते हैं, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, आप देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको ये लगता है यार शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जरूर इकोनॉमी में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़ने वाला है। या क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल जब बढ़ता है उसकी प्राइसेस बढ़ती है, उसका कनेक्शन होता है गोल्ड से। जब हम ये देखते हैं कि यार क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रहा है, जरूर गोल्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, गोल्ड प्राइसेस में, है ना। तो उसका कनेक्शन कहीं से होता है, कुछ इकोनॉमी में कुछ होने से पहले कुछ हो जाना, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग जैसे लीडर हमें क्या करता है? लीड करता है ना, लीडर आगे आगे चलता है, बिफोर, ही स्टेप्स बिफोर, बाकी उसे फॉलो करते हैं। ऐसे ही जितने भी इकोनॉमी में एक्टिविटीज होंगी वो बाद में होती है। और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए, चेंजेस इन स्टॉक प्राइस है, आगे हम इसकी बात करेंगे। सेकेंड जो आपका होता है इंडिकेटर, उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट या जिसे हम कॉन्करेंट इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट। क्या होता है कॉन्करेंट? आपने पढ़ा है पीछे। कॉन्करेंट का मतलब पहले बताया था। हाँ, कॉन्करेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली चलना, ठीक है। और एक होता है आपका लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स, नाम क्या हो रहा है? लैग। हम बोलते नहीं है आई एम लैगिंग बिहाइंड, आई एम लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे
आफ्टर की, और यहाँ पर हम बात करेंगे सेम टाइम सेम सिचुएशन की। आप समझो तीनों को। जैसे हमने लीडिंग की अभी बात की, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ होने से पहले कुछ हो जाना, जैसे स्टॉक प्राइसेस बढ़े तो हमने क्या किया, ये पहले हुआ स्टॉक प्राइस में चेंज आना, उसके होने के बाद इकोनॉमी में कुछ चेंज आया, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर यानी बाद में, अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर लूँ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आया, प्रोडक्शन कम हो गई है ना, मार्केट में क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कब आई, रिसेशन स्टेज पर, कंट्रैक्शन जब स्टेज था, प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो ये आफ्टर की सिचुएशन बता रहा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट में लिख रही हूँ जिससे तुम्हें समझ आएगा, जो आपकी बुक में गिवन है। अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर, बताओ क्या लिखा है, अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर that changes before the economy starts to follow। क्या मतलब, अब देखो यहाँ पर लिसन, अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर, बिफोर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर, कि इकोनॉमी में कुछ होने से पहले, उसको फॉलो करने से पहले कोई ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर जिन्हें हम मेजर कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे लीडिंग। अगर मैं यहाँ लिख दूं आफ्टर, पढ़ो, a measurable economic factor that changes after the economy starts to follow, यानी इकोनॉमी में कुछ होने के बाद किसी चीज, किसी इकोनॉमिक फैक्टर में कुछ हो जाना, तो उसे हम कहेंगे लैगिंग। मैं कहूँ along with यानी सेम टू सेम, साइमल्टेनियसली। देखो इसका हमने डिस्कशन नहीं किया, कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट क्या होता है, साथ के साथ चलना। ठीक है, तो साथ के साथ कुछ चीजें चलना, जैसे कि अभी साइमल्टेनियसली, कोइंसिडेंटली, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हो, कोइंसिडेंट है ना, साथ के साथ चलना, इकोनॉमी में कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट उसके साथ चल रहा है, तो सेम टाइम पे अलॉन्ग में जो चीजें हो रही है उसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट, कॉन्करेंट, साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर, सेम समय पर जो चल रहे हैं उसे हम कहेंगे कॉन्करेंट। मीनिंग समझ आई तीनों की? अब जो मेन थिंग है ना, जो आपको याद करनी है, याद ही करनी है आपको, एक मैं आपको बनवाऊंगी चार्ट। ठीक है, तो उस चार्ट में क्या करना है आपको, डेली, नित्य प्रतिदिन उसका जाप करना है, उसका जाप करना है। तो उससे क्या होगा, आपको जो है वो टेबल याद हो जाएगी। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन जो आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is not an example of coincident indicator? अब कोइंसिडेंट इंडिकेटर क्या होता है, जो साथ के साथ चलता। आंसर देखिए ना, तो इसमें समझ आ रहा है, अभी जो पढ़ाया उसके हिसाब से आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। एक मैं आपको चार्ट बनवा रही हूँ, एक टेबल बनवा रही हूँ, उसमें 6 पॉइंट्स हैं,
कौन से 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लैगिंग इंडिकेटर में आते हैं, कौन से 6 फैक्टर्स हमारे लीडिंग में आते हैं और 6 ही हमारे कॉन्करेंट या कोइंसिडेंस में आते हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 6 फैक्टर्स 6 फैक्टर्स आपको याद करने हैं, बस समझ के करने हैं, आपको समझ में आ जाएगा और याद भी होगा। इसको बना लो ताकि आपको ये याद रहे। पहले बनाओ फिर इसको समझेंगे और याद करेंगे अभी की अभी। लीडिंग कौन सा होता है बताओ? That changes before concurrent, same या simultaneously or lagging, changes after. Change in stock prices. क्वेश्चन पे भी करवाऊंगी, तुम लोग सॉल्व करोगे, रुक जाओ। प्रॉफिट्स, न्यू कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स ऑर्डर, क्या हो गया? साथ नहीं बैठे तो क्या हुआ? अभी तो आगे पीछे से भी पूरी कर। न्यू बिल्डिंग परमिट, डिलेड डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स वो है आपने सुने होंगे ना, प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग इंडेक्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स लिख लो, टाइप्स ऑफ बिजनेस इंडिकेटर्स, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इसमें किसी भी चीज़ के आपसे कोई मीनिंग नहीं पूछने वाला है, ना पूछने वाला ये कहाँ यूज होता है, क्या होता है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इनमें से ही पूछा जाएगा। अगर मैं कहूँ रिटेल सेल्स कौन से इंडिकेटर में से आता है, ये लैगिंग इंडिकेटर का है फैक्टर, या कॉन्करेंट का है, या लीडिंग का है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये सिर्फ याद करनी है चीज़ें, और याद मैं आपको भी बताऊँगी कैसे करना है।
लीडिंग फैक्टर में एक और आएगा सर। फाइनेंशियल लीडिंग इंडिकेटर्स में है चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, चेंज इन प्रॉफिट्स, न्यू कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स ऑर्डर, न्यू बिल्डिंग परमिट, डिलेड डिलीवरीज एंड सिक्स्थ इज इंडेक्स ऑफ, चारों के इंडेक्स आएंगे, इंडेक्स ऑफ प्राइस, इंडेक्स ऑफ हाउसिंग, इंडेक्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। 7th पॉइंट इज मनी ग्रोथ रेट। फिर कॉन्करेंट इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं, सुनिएगा। कल से रोहित अकेला बैठेगा, इसके साथ कोई नहीं बैठेगा, मुझे कोई नजर नहीं आना चाहिए इसके साथ बैठा हुआ, या रोहित सबसे आगे बैठेगा, ठीक है। कॉन्करेंट में आएंगे जीडीपी, रिटेल सेल्स, इन्फ्लेशन, आईपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पीआई, पर्सनल इनकम, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स। लैगिंग इंडिकेटर्स में आएंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रेट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट। कॉपी में लिखा हुआ आपके पास रहेगा ना, फोटो क्लिक कर लोगे तो डिलीट हो गए, जब तक लिखोगे नहीं हाथ से तुम्हें पता क्या चलेगा। लिखते टाइम भी कुछ रिमाइंड हो जाते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हमने लिखे थे, मैंने बोल देती फोटो क्लिक कर लो, सबके पास फोन है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल सकती हूँ। जब तक हाथ से कुछ चीजें लिखोगे नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सबको लिखो। नोट डाउन करिए सबने, डन। देखिए लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो पहले बिफोर हैपन होते हैं ना, कोई भी ऐसे डेटा जो पहले हैपन हो जाता है उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, है ना। तो इसमें क्या है, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस और चेंज इन प्रॉफिट, ये आपको पता है, याद हो जाएगा इजीली। स्टॉक प्राइसेस में चेंज आया, प्रॉफिट्स में चेंज आया। यहाँ देखो न्यू कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड जब ऑर्डर किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। न्यू बिल्डिंग परमिट, नई बिल्डिंग के परमिट मिल जाना, ठीक है। डिले डिलीवरी, प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी डिलीवरी है उस पर डिले हो जाना। यहाँ पर आपको चारों याद करने हैं। इंडेक्स ऑफ प्राइस, आपने सुना होगा ना, प्राइस इंडेक्स है ना, हाउसिंग इंडेक्स। तो उनकी बात करें, प्राइस इंडेक्स ऑफ प्राइस, हाउसिंग, इंटरेस्ट रेट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। दिस इज मनी ग्रोथ रेट। जो हम मनी के ग्रोथ रेट की बात करें, मनी में ग्रोथ आने या ना आने से हमारी इकोनॉमी में क्या होगा। कॉन्करेंट में साइमल्टेनियसली जो चीजें चलती है, जीडीपी, रिटेल सेल्स, इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन यानी आई से आप ये याद कर सकते हो, आई से आईपी और आईपी से पीआई। आईपी इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पीआई इज पर्सनल इनकम, और सिक्स्थ आपकी फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड। लैगिंग इंडिकेटर जो बाद में जिसमें कुछ होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन बना दिया आपके लिए, C3ILU, जिसमें 6 फैक्टर्स हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट C1, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स C2, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी C3, 3C हो गए। इंटरेस्ट रेट से I, लेबर कॉस्ट पर यूनिट L, अनएम्प्लॉयमेंट U। अब आपको सिर्फ ये चीजें याद करनी है, ठीक है। इनको रीड आउट करना, समझ के करना, आपको ये इंडिकेटर्स याद हो जाएंगे। अब देखो वो क्वेश्चन पढ़ो वापस से। Which of the following is not an example of coincident indicator? क्वेश्चन बोल रही हूँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स, एंड ऑप्शन डी इज न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। डी ऑप्शन, डी है ना। इसी तरीके से आपको ये चीजें अगर याद हो जाती हैं तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 2 मिल जाए तो पता नहीं, बट एक डेफिनेटली मिलेगा।
ये टेबल याद करके आपने अपना एक क्वेश्चन पक्का कर लिया, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन भी मैटर करता है। हो गया ये इंडिकेटर्स, फेसेस। चलिए अब आप बुक देख सकते हैं, हम बुक में पढ़ेंगे। अब हमारा रहता है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल एंड कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल आपका होमवर्क है, ठीक है। रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब है इसका कि बिजनेस साइकिल बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प करता है, क्या रेलेवेंस है, उसका क्या अर्थ है, क्यों इसके हेल्प से कैसे हम बिजनेस में डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपको रीड आउट करना है, आपको समझ आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है। नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लेना थ्रू व्हाट्सएप। फीचर्स पढ़ें। बोल सकते हो। देखो फीचर्स क्या है कि बिजनेस साइकिल में होता क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। रेलेवेंस ये है कि इसका उपयोग क्या है, क्यों यूज करते हैं, व्हाई, वो क्वेश्चन है कि हमें कोई डिसीजन लेना है। हाँ, फीचर्स अभी पढ़ेंगे। अब देखिए फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, मेरी बुक और आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली, अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे, या मुझे न्यू बुक दे दो अगर ये लगे। चलो इसमें मैं पढ़ रही हूँ, कुछ हो डिफरेंस तो बताना। बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियोडिकली, बिल्कुल सही है। पीरियोडिकली होता है ना, पहले एक्सपेंशन आता है, देन आपका पीक आता है, देन रिसेशन, देन ट्रॉफ, है ना। पीरियोडिकली होता है। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशंस आल्सो वेरीज। ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन बोल सकते हो फिक्स है? नो मैम, नहीं बोल सकते ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते 1 साल के लिए एक्सपेंशन होगा, देन 2 साल के लिए आपका पीक पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो वेरी करेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ, ये सारे चारों फेसेस बताए हैं। फेसेस आपको कैसे याद करने हैं, EPCT, EPCT से याद करना है। E फॉर एक्सपेंशन, P फॉर पीक, C फॉर कंट्रैक्शन, T फॉर ट्रफ, इससे याद रहेगा EPCT। लेंथ ऑफ ईच फेज इज आल्सो नॉट डेफिनेट। समझ आया कि इनकी लेंथ डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। आप नहीं बोल सकते कौन सा फेज कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। डिस्टर्बेंस in one or more sectors get easily transmitted to all other sectors। कि अगर एक या किसी एक सेक्टर में या ज़्यादा सेक्टर में किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंसेस हुए, डिस्टर्बेंस मतलब जो भी बिजनेस साइकिल की हैपनिंग और गुड और बैड हैपनिंग्स हैं, वो सब कुछ क्या है, सारे सेक्टर से कनेक्टेड है। फ्री मार्केट है ना, कि सब अलग हैं लेकिन हमारे सेलर्स और बायर्स ज़्यादा हैं, तो उस केस में हर किसी से कनेक्टेड होगा बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, compared to agricultural sector, industrial sector is more prone to adverse effect of trade cycles। इसके इफेक्ट्स की बात की है, ट्रेड साइकिल के जो भी इफेक्ट है गुड और बैड। अगर बैड की बात करें, किसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चरल या कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट ना, एग्रीकल्चरल से बेटर, मतलब एग्रीकल्चरल से ज़्यादा वर्स कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा। एग्रीकल्चरल में इसका कम इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस साइकिल का। हम जो स्टडी करते हैं वो पूरा कॉर्पोरेट बेस्ड पढ़ते हैं ना, प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन करना और एंड ऑल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, they do not have uniform features or and causes, they are caused by varying factors। true or false कि जो हर एक फेस है उसका सेम फीचर नहीं हो सकता है ना, हो सकता है। एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है तो टॉप में क्या होता है, मैक्सिमम पहुंचा होता है। कॉन्ट्रैक्शन में सब कुछ नेगेटिव होता है, उनके कॉजेस भी अलग है, एक में डिमांड ज़्यादा है तो किसी में सप्लाई ज़्यादा है, तो सबके कॉजेस और फीचर्स अलग है। Repercussions of business cycle get simultaneously felt on nearly all economic variables, that is output, employment, consumption, interest rate और price levels। क्या मतलब होता है repercussions? मतलब जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट है ना, जो भी नतीजे या जो भी रिजल्ट निकलते हैं बिजनेस साइकिल से, वो क्या है, हर एक इकोनॉमिक वेरिएबल पर अफेक्ट होगा। अगर जैसे मैं आउटपुट की बात कर रही हूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ, हमने पढ़ा था ना एक दूसरे से कनेक्टेड है।
अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट हुआ तो इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, सेल ज़्यादा होगी, है ना, कनेक्टेड है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो कहने का मतलब है वो सब हर एक वेरिएबल पर अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन ना मेरी इनकम बढ़ेगी ना मेरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? मैम डिस्प्रपोर्शनेटली क्या होता है? क्या बोल रहे हो? डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड डिस्प्रपोर्शन कहाँ लिखा हुआ है? डी पॉइंट में सेकंड लाइन। डिस्प्रपोर्शनेटली मतलब एक तो होता है आप प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रॉपर प्रोपोर्शन में, डिस्प्रपोर्शन मतलब होता है आपको नहीं पता किसका कितना प्रोपोर्शन अफेक्ट होगा। ठीक है, हाँ समझ आया प्रवेशिका? यस मैम। नेक्स्ट हम कहाँ थे? बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। जैसे देखो एग्जाम्पल इसमें गिवन है, द डिप्रेशन इन 1930 यूएस एंड ग्रेट ब्रिटेन अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। मतलब अगर डिप्रेशन किसी एक कंट्री में आया तो बाकी अदर कंट्रीज में भी उसका इफेक्ट होगा ही होगा। कॉन्टेजियस मतलब कॉन्टेजियस, इन्फेक्टेड, कोरोना के केस में नहीं पड़ा कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस इतने डॉक्टर्स की रिपोर्ट आती है। इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, बोलते हैं ना संक्रमित। इसका मतलब ये है कि अफेक्शन जो अफेक्ट है सब पर होगा। इंटरनेशनल में अगर रिसेशन हुआ, जर्मन में यूएस में रिसेशन आ गया तो इसका इफेक्ट इंडिया में भी तो दिखेगा ना, इसका इफेक्ट सारी कंट्रीज पर दिखेगा। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्टेजियस है, इन्फेक्टेड है, इसका इन्फेक्शन हर जगह फैलेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला है कॉन्टेजियस है। बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी। समझ आया? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इम्पैक्ट, रिजल्ट, कि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के हर एक फैक्टर पर, हर किसी पर दिखेगा, चाहे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। मेरे इसमें फीचर्स खत्म है, आपकी बुक में कोई पॉइंट है? चलो कुछ तो सिमिलर है। मैम के फीचर्स वगैरह के भी नोट्स बनाना आपकी मर्जी है, बनाना है तो या रीड आउट कर लो। जैसे मैंने मेन को हाईलाइट करवाया अभी, मेन पॉइंट बोला है उसी को हाईलाइट कर लो, इनफ है। जो हाईलाइट करना है सिर्फ जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैंने बात की, इम्पैक्ट ज़्यादा किस पर पड़ता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, है ना। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है कि जो बिजनेस साइकिल का वर्स्ट इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर पड़ता है, ट्रू या फॉल्स। तो ऑप्शंस दे देंगे। तो अगर आपने फीचर्स रीड आउट किए तो आपको ये ध्यान रहेगा कि नहीं, एग्रीकल्चरल पर नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये पढ़ लेना ईजी है। जो भी आपने बिजनेस साइकिल पे पढ़ा है उसी का ही एक समरी पार्ट है। डन फीचर्स, कॉजेस पढ़ें। फ्राइडे को क्लास लगेगी नहीं आपकी को भी? तो ये मंडे को थोड़ी ना खिंचोगी, कॉजेस ही तो है, रिलेवेंस तो आपको करना ही है। फटाफट इसके पॉइंट से रिवाइज कर लो, अभी तो बहुत टाइम है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इनफ। कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, आगे वाले कॉजेस का क्या मतलब है? क्यों, कारण, किस वजह से, है ना। ये बिजनेस साइकिल, ये फेजेस आए हैं। इसमें दो कॉजेस आप पढ़ोगे, इंटरनल कॉज एंड एक्सटर्नल कॉज। ये आपके समझने के लिए, जिस पर मेन फोकस होना चाहिए था वो इन डिटेल मैंने आपको करा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सारे फेजेस, ठीक है, और आपके ये इंडिकेटर्स। जो कॉजेस हैं, फीचर्स हैं, उनको पढ़ लेना, छोड़ना मत। मे बी और मे नॉट बी इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कॉजेस में चांसेस आने के, फीचर्स पढ़ लेना आपकी नॉलेज के लिए। कॉजेस देखो, इंटरनल कॉज, फ्लक्चुएशन इन डिमांड, कनेक्ट करो सब, फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। क्या बोल रहे हो? हाँ, इफेक्टिव डिमांड, डिमांड हायर द लेवल ऑफ डिमांड,
एंडोजीनियस कहाँ पढ़ते हो भाई? साइंस का टर्म है एंडोजीनियस फैक्टर्स, या इंटरनल फैक्टर्स को ही एंडोजीनियस फैक्टर्स बोलते हैं। इंटरनल जो होता है ना उसको इंटरनली एंडोजीनियस बोलते हैं। हाँ, मतलब इंटरनल या जो भी फैक्टर्स which may lead to boom or bust। देखो यहाँ है ना पढ़ा इंटरनल कॉसेस के आगे देखो, द इंटरनल कॉसेस और इंडोजीनियस फैक्टर्स which may lead to boom or bust। बूम क्या है यहाँ पर? बूम कौन सा फेस होता है? पीक। और बस्ट? रिसेशन। रिसेशन है ना। तो यहाँ पे इसने इन जनरल लिया है कि बूम की सिचुएशन है या बस्ट की सिचुएशन है। तो इफेक्टिव डिमांड, डिमांड अगर ज़्यादा हुई आपकी, एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी तो बताओ बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ेगी तो क्या करोगे भैया प्रोड्यूसर्स? ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या क्या बढ़ेगा? सब बढ़ेगा। जब सब बढ़ेगा तो बस्ट होगा या बूम होगा? बूम। और वहीं इसका वाइस वर्सा, डिमांड कम होगी तो बस्ट की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट सब कुछ पढ़ चुके हो, ये तुम खुद ही आंसर दे दोगे। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर अच्छा होगा, बूम हो जाएगा, कम होने पर रिसेशन आएगा। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अगर खर्चा कम करेगी, ठीक है, खर्चा कम करना जैसे हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं दे रही है, फैसिलिटीज नहीं दे रही है, तो उससे क्या होगा? क्या होगा फिर? डिमांड बढ़ेगी कम होगी? डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो खराब हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और बस्ट की सिचुएशन आ जाएगी, और वाइस वर्सा में बूम की। जिसको ये समझ आ गया फेसेस वो इजीली इसको आंसर दे देगा। जिसको नहीं आया समझ वो ये देखेगा कि बोल क्या रही है मैम और ये क्या आंसर है ना। कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे कह देंगे मैम आपने कराया नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन से आते हैं? गौरव बताओ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी होती है? और कौन सी होती है रोहित? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी होती है? माइक्रो क्या होता है? छोटा होना। जैसे क्या पढ़ते हैं माइक्रो में? क्या होता है माइक्रो में? क्या पढ़ते हैं मैक्रो में? क्या पढ़ते हैं किसमें? माइक्रो में सप्लाई डिमांड किसकी? मैक्रो में। इससे पूछो वही बोलेगा। किसकी सप्लाई डिमांड बोल रहे हो ना बेटा? किसकी सप्लाई डिमांड? कंज्यूमर की? एक कंज्यूमर की? प्रोड्यूसर की? प्रोड्यूसर डिमांड करता है, सप्लाई करता है, तो डिमांड किसकी पढ़ोगे? कंज्यूमर की। कौन सी डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड या कौन सी? रोहन एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। साक्षी, साक्षी नाम है ना? शिवानी। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स? रोहन माइक्रो मैक्रो भी नहीं पता? रोहित। रोहित कहाँ ध्यान रहता है? बहुत गलत बात है, इसको मत करो।